हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो जिसका हमको इंतज़ार था आरबी जेई सीबीटी 1, उसका रिजल्ट आ चुका है। सीबीटी 2 का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। एकदम बोला जाए तो होने को तो ये 19/20 को ही होने वाला था, बट अभी पोस्टपोन कर दिया गया और ज़्यादा से ज़्यादा वो मैं हफ्ता या 2 हफ्ता ही ले क्या करेंगे, उसको डिले करेंगे। उससे ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है। तो आप मान के चलो, आपके पास मोटा मोटी कितने हैं, 30 डेज है फॉर सीबीटी 2 एग्ज़ाम। ठीक। तो ये जो लास्ट के डेज हैं उसके अंदर आप बहुत ही इफेक्टिवली अपने स्ट्रेटजी को प्रिपेयर करिए। और क्या एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो सकती है, वो मैं आपको आप यहाँ पे एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो आपके जो लास्ट के टाइम्स में आपको हेल्प करेगी, वो मैं आपको बताऊंगा। उसको फॉलो कर सकते हैं, या उसमें से जो चीज़ें आपको ठीक लगे आप उसको अपनी स्ट्रेटजी में इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। हर किसी की स्ट्रेटजी भाई देखो अपनी अलग अलग होती है। सेकेंड थिंग इज, आप क्या क्या मिस्टेक्स कर सकते हो लास्ट के समय में, उन मिस्टेक्स को आपको रिपीट नहीं करना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो नए हैं, जो फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम ही एग्जाम देने जा रहे हैं सीबीटी 2 का एग्जाम। ठीक है। तो उनको क्या क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करना है वो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हुए हैं, मैंने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हुए हैं। मैंने आरआरबी का एग्जाम या आरआरबी जेई का जो लास्ट एग्जाम होता है उसको मैं क्लियर किया हुआ। ठीक। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा भी सकता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि क्या क्या मिस्टेक्स हमसे हो जाती है। क्लियर। तो क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है उसके बारे में पहले डिस्कस कर लिया जाए। क्या चीज आपको नहीं करनी है। पहला चीज जो आपको नहीं करना है वो है, आपको कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है ना। कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जाना है। पहला चीज, डोंट लीव एनी सब्जेक्ट। एनी सब्जेक्ट। ठीक। आपको कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। सब्जेक्ट नहीं छोड़ने का मतलब क्या है। देखो आरआरबी के एग्जाम में जो सीबीटी 2 एग्जाम होने वाला है, आप प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस देख लोगे जाकर के, 3 शिफ्ट में हुआ था। वहां पे जो एग्जाम का लेवल है वो है इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम है। ठीक। आप अगर कोई सब्जेक्ट छोड़ के जा रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप वहां गलती कर रहे हो। क्यों। क्योंकि हो सकता है आप जो टॉपिक को छोड़ के जा रहे हो उसमें से बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आए, और अगर आपने उस टॉपिक को थोड़ा भी पढ़ा होता, थोड़ा भी समय दिया होता, तो आप उसको सॉल्व कर लेते, है ना। और मोस्टली ऐसे ही होते हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रहेंगे वो इजी टू मॉडरेट लेवल के रहेंगे, और आपको विदाउट कोई सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़े आप उसका आंसर कर पाओगे। तो पहला चीज, फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, डोंट लीव एनी सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़िए मत। ठीक है, आपको यार पावर सिस्टम पसंद नहीं आ रहा, लेकिन आप पढ़िए उसको। आपको पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक ही पसंद नहीं आ रहा होगा ना, आप उस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। मैक्स टू मैक्स जो आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो वो आप एक टॉपिक को छोड़ सकते हो। आप एक टॉपिक को लीव करिए, वो भी एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो में आप टॉपिक को छोड़िए, बट सब्जेक्ट को तो बिल्कुल मत छोड़िए। हर सब्जेक्ट को पढ़िए, हर सब्जेक्ट को पढ़िए। एक बार ऊपर ऊपर से ही पढ़ लीजिए, रिवाइज ही कर लीजिए, बट उसको पढ़िए। क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा सिंपल क्वेश्चन, और आप उस समय फिर रिग्रेट करोगे एट द एंड कि अरे यार मैं थोड़ा सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लेता ना, तो ये हो जाता। क्योंकि डिजिटल में पिछले बार 2 या 3 क्वेश्चन, हर दो दो क्वेश्चन हर एक सेट में आए थे। कोई बंदा डिजिटल पढ़ के ही नहीं गया, ऑल्दो उसको आता सब था उसमें से, एक बार वो पढ़ लिया होता तो उससे बन जाता। तो 2 नंबर उसके वहां गए। आप देख सकते हो सीबीटी 1 में पॉइंट्स में नंबर के लिए स्टूडेंट बाहर हुए, है ना। तो हर एक नंबर का क्या अहमियत होती है वो बच्चे से पूछिए जो एकदम एट दी वर्ज ऑफ क्वालिफिकेशन वो बाहर हो चुका है। पहला भाई, डोंट लीव एनी सब्जेक्ट। ठीक। दूसरा, स्टडी अकॉर्डिंग टू स्टडी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो आपके सिलेबस में दिया है आप उसी को पढ़िए, है ना। कुछ भी आलतू फालतू एक्स्ट्रा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी चीज को बहुत ज्यादा टफ टफ क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। जितनी चीजें सिलेबस में दी है, सिलेबस में जो दिया है उसको ही पढ़ना है आपको। आप एक स्ट्रेटेजी बनाइए, अब अपने स्ट्रेटेजी से क्या हो, डिविएट नहीं होइए। ठीक है। फॉलो स्ट्रेटेजी, फॉलो योर स्ट्रेटेजी। ठीक। आप अपनी जो स्ट्रेटेजी है आपने बना ली, ऐसा नहीं कि रोज रोज नया स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, आज ये पढ़ रहा हूँ, आज इस हिसाब से पढ़ूंगा, कल उस हिसाब से पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। आप एक स्ट्रेटेजी बनाइए, उस स्ट्रेटेजी से हिलिए मत, उसको फॉलो कीजिए एट द एंड तक के, और सोच समझ के अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। क्या होनी चाहिए मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। इसका ध्यान रखना है भाई आपको। आपके एग्जाम में एक आपको एक डाउट है, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि भैया हमको वर्चुअल कैलकुलेटर प्रोवाइड किया गया है, इसका मतलब कि एग्जाम में न्यूमेरिकल बहुत सारे आने वाले हैं, और न्यूमेरिकल जो आएंगे बहुत लेंदी होंगे, तभी तो वर्चुअल कैलकुलेटर दिया है हमको। बट ऐसा नहीं है,
क्योंकि देखो यार एग्जाम में 120 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है, 120 मिनट्स है। हर एक क्वेश्चन के लिए टिपिकली आपके पास 1 मिनट से कम समय है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आने वाला जिसमें आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। और मैं तो बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप लोगों ने मैथ्स रीजनिंग ये सब के लिए आपका कैलकुलेशन ऑलरेडी बहुत फास्ट होगा, आपको कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली एग्जाम में। ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि मुझे ये चीजें नहीं करनी है। ठीक, एक और चीज आप ध्यान में रख सकते हो क्या, कि आप क्या करो भाई, प्रॉपर डाइट लो, प्रॉपर खाना खाओ और प्रॉपर नींद लो, है ना, वो बहुत जरूरी है। विदाउट क्यों, उसके बिना आप जो भी चीज पढ़ोगे ना आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग पढ़ तो लेगा बट उसको ध्यान में रख नहीं पाएगा, है ना, तो उसको भी प्रॉपर रेस्ट चाहिए, आप उसको रेस्ट दीजिए। तो दीज आर द डोंट्स दैट यू शुड अवॉइड, दीज आर द मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड बिफोर गोइंग टू एग्जाम। ठीक है, एक और आपको मैं इसमें कह सकता हूं कि सिर्फ ओनली थ्योरी या और ओनली एमसीक्यूज मत करिएगा। ये नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ूंगा, मैं सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ते जा रहा हूँ, मैं एमसीक्यूज पे ध्यान नहीं दे रहा कि भाई एमसीक्यूज थ्योरी से ही तो निकल के आएगी, ऐसा ठीक है आएगी उसी से, बट आपको आइडिया होना चाहिए। या आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पढ़ रहे हो कि मैं सब तो एमसीक्यू कवर कर लूंगा, मोटी मोटी बुक पढ़ के रख दूंगा एमसीक्यू की, तो वहां से भी दिक्कत होगा आपको। सिर्फ एमसीक्यू और सिर्फ थ्योरी करने से नहीं होगा, आपको दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलना है ना। साथ ही साथ आपको डोंट लीव योर नॉन टेक और लास्ट, एकदम आखिरी में जाके नॉन टेक पढ़ूंगा, आखिरी के 4 दिन में नॉन टेक पढ़ लूंगा, ये करके मत छोड़िएगा। आपके पास अभी मान के चलिए कि आपके पास कितने हैं, मैक्सिमम 30 डेज है। आप डेली के डेली नॉन टेक क्वेश्चंस को बनाइए, और नॉन टेक क्वेश्चंस को जो आपके नॉन टेक भले आपने सीबीटी 1 में पढ़ के उसी को क्वालिफाई करके आप यहाँ तक आए हो, बट इसमें कुछ नया भी इंक्लूड हुआ है, और वो है आपका कंप्यूटर। आप इस कंप्यूटर को भी पढ़िए, क्योंकि ये कंप्यूटर भी आपको बहुत ही ईजिली, बहुत ही सस्ते, क्या बोलना चाहिए ना, बोलते हैं ना इजी सिंगल, इजी बाउंड्री क्रिकेट में होती है, वैसे आपको क्या मिलेगा, बहुत ही इजी रन यहाँ से मिलेंगे, बहुत ही इजी स्कोर आप कर पाओगे यहाँ से। तो ये इन सब टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है, ये सब चीज़ों को छोड़ने की गलती नहीं करनी है आपको, अदरवाइज यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अब देख लीजिएगा एग्जाम में आपको ये चीज़ें, अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो दिक्कतें होंगी। ठीक, आपको करना क्या है एग्जाम में, करना क्या, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। हम लोग स्ट्रेटेजी की बात करें तो स्ट्रेटेजी आप ऐसी रखो कि आप 15 डेज की स्ट्रेटेजी बनाओ, 15 डेज की स्ट्रेटेजी बनाओ। इस 15 डेज के अंदर आपको करना है क्या, इस 15 डेज के अंदर जो आपकी फर्स्ट 15 डेज मतलब कल से ही, आज से ही आप चालू कर लो अपना 15 डे का स्ट्रेटेजी। आप इसमें शुरुआत कर लो पहले से, क्या आप इसमें स्टार्ट कर लो अपनी थ्योरी को, थ्योरी रिवीजन, जो आपकी कॉपी है, जो आपकी नोट्स है, जो आपने गेट एकेडमी से पढ़ा है या किसी भी और जगह से पढ़ा है, आपने अपने सेल्फ स्टडी की है, बुक्स पढ़ा है, आप अपनी थ्योरी को रिवाइज करिए। उस थ्योरी को रिवाइज करने के साथ ही साथ उस दिन आप क्या करिए, आप अपने एमसीक्यूज भी लगाइए, एमसीक्यूज दीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, ठीक है, ये करिए, प्लस आप नॉन टेक भी करिए। तो आपको इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, नॉन टेक रिवीजन। तो आप अपने 15 डेज कहाँ देंगे, आप अपने 15 डेज देंगे, पहले के 15 डेज में आपको अपनी प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटेजी वो इस तरीके से रखनी है कि आपका जितने अभी थ्योरी है आप अपनी थ्योरी को क्या कर लो, रिवाइज करके खत्म कर लो। साथ ही साथ आप जो भी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर रहे होगे, जो भी आप एमसीक्यूज के लिए बुक को फॉलो कर रहे होगे, या जो भी आपने टेस्ट सीरीज लगाई है, वो सब आप क्वेश्चन दीजिए डेली, कम से कम 100, 150, 200 क्वेश्चन तो आप बनाइए ही बनाइए टेक्निकल के, इस थ्योरी के साथ में, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको अपना क्या करना है, नॉन टेक का रिवीजन भी करना है, नॉन टेक के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करते चलने हैं, है ना। तो आपको करना क्या पड़ेगा, देखो भाई आपको करना पड़ेगा आप काफी मेहनत, क्योंकि आपको इस 15 डेज में बहुत सारी चीजें कवर करनी है और आपके पास समय है कम, ठीक है। तो आपको कम से कम नहीं तो भी महीने आपको 11 to 12 to 14 आवर्स आपको देने ही पड़ेंगे आपकी स्टडीज में। और बिल्कुल आप दे सकते हो यार, 1 मंथ की बात है, 1 मंथ में अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी की तो आगे चल के सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। क्लियर, तो ये आप अपने 15 डेज के स्ट्रेटेजी रखिए। क्लियर, ध्यान में कुछ कुछ बातें रखिए, क्या क्या ध्यान में बात रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इजी क्वेश्चन आएंगे, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इसी पे ध्यान दीजिएगा, इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड,
1 स्टेप 2 स्टेप में सॉल्व होने वाले न्यूमेरिकल्स आएंगे, 1 स्टेप 2 स्टेप में सॉल्व होने वाले न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टफ चीज़ों पे नहीं घुसना है। कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मुझे पावर सिस्टम अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पावर सिस्टम ही पढ़ते रह जाऊंगा, बहुत ज़्यादा एकदम बहुत डीप नॉलेज लेके भी उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है आपको, है ना। हर सब्जेक्ट को, एवरी सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, इसको इंपॉर्टेंस देनी है। तो आप जाइए भाई, आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्किट लॉस उसको पढ़िए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से आने वाले हैं। आप मशीन पढ़िए, सेकंड प्रायोरिटी में मशीन करिए, मशीन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। आप उसके बाद आइए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स करिए, 8 से 10 क्वेश्चन आपको वहां से मिलेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपके पावर सिस्टम से, 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपके मेजरमेंट से, है ना। तो वो चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी है, आप उसको फॉलो करिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, आपको इसको फॉलो करना है। कितने दिन के लिए? 15 डेज के लिए। ठीक, एग्जाम में कभी भी जाने से पहले आप एक बार रिवाइज करके नहीं जाएंगे यार, चीज़ों को दूसरी बार रिवाइज करेंगे। और जब आप इसको दूसरी बार रिवाइज करने जाएंगे तो आपको इसको क्या मिलेगा? लेस देन 15 डेज लगेगा, लेस देन 15 डेज सेकेंड रिविजन आपका। लेस देन 15 डेज में आप क्या करेंगे? अपना सेकेंड रिविजन। आप इसी चीज को तो फिर से पढ़ रहे हो, इसी चीज को आप फिर से देखोगे, यही क्वेश्चन आपको फिर से देखने हैं। पहली बार में आपको 15 दिन लग गया था, दूसरी बार में आपको उससे काफी ज्यादा कम समय लगने वाला है। ठीक, इसके साथ साथ आपको ध्यान देना है कि आपको रेगुलर मॉक देने हैं, फुल लेंथ मॉक देने हैं, रेगुलर मॉक्स, रेगुलर फुल लेंथ आप मॉक देंगे। मॉक देने से आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि देखो भाई हमारे पास 120 मिनट्स में 150 क्वेश्चन बनाने, आपको चाहिए टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट आप कहां से सीखोगे? आप टाइम मैनेजमेंट यहां से सीखोगे, आप टाइम मैनेजमेंट यहां से सीखोगे। आप अपनी गलतियों का एनालिसिस यहां से सीखोगे, एनालाइज योर मिस्टेक्स। आप कह रहे हो मुझे रीजनिंग बहुत बढ़िया से बनती है, मेरा इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत अच्छा है, मेरा ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, आप कैसे मालूम चलेगा कि अच्छा है या नहीं है? तो आप अपने मिस्टेक से एनालाइज करोगे। आप यहाँ से न्यू क्वेश्चंस पाओगे, न्यू क्वेश्चंस पाओगे, आपको यहाँ से नए क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आप यहाँ से जान पाओगे कि आपको एग्जाम में और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज कर पाओगे। आपको अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज करनी है। कोई बच्चा 90 क्वेश्चन बना रहा है और बहुत सारे गलत करके एट द एंड वो 70 पा रहा है, वो उस बच्चे से काफी खराब है जो बच्चा 72 ही क्वेश्चन बना रहा है बट 70 पा रहा है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। एक्यूरेसी आपकी की है, एक्यूरेसी आपकी ज्यादा होगी, जितनी अच्छी आपकी एक्यूरेसी रहेगी उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। इस तरीके से आप अपने जो स्ट्रेटजी को बनाइए ताकि आप 15 डेज में आप अपना पहले थ्योरी को रिवाइज कर लीजिए, उसी के साथ ही साथ आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी कर लीजिए, टेस्ट सीरीज भी दे दीजिए। आप अपने नॉन टेक वाले पार्ट को भी इसी में कंप्लीट कर लीजिए। ऑल्दो नॉन टेक वाले पार्ट में ज़्यादा आपको समय लगने नहीं वाला है, क्योंकि आप इसको ही अभी तक पढ़ के आ रहे थे, है ना। ये जैसे ही खत्म होगा 15 डेज के अंदर, आपको फिर से अगले जो आपके 10 to 12 डेज है उसमें फिर से आपको वही चीज रिवाइज कर लेनी है। इसके साथ ही साथ आपको एक और काम करना है। क्या काम करना है भाई? इसके साथ आपको एक और काम करना है। इसके साथ ये स्टार्टिंग के 15 डेज में आपको टॉपिक वाइज, या कहना चाहिए कि नोट पॉइंट बना लेने। नोट पॉइंट कह लो, बुलेट पॉइंट कह लो। ये आपको एक वाइट पेज पकड़ लो, एक वाइट पेज ले लो, उसमें जो जो आप पढ़ते जा रहे हो उसके नोट पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, है ना, एक्सेम्पशन, जो भी चीज है आती है उसको आप एक वाइट पेज में लिखते जाओ, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो, जल्दी से लिख लो। जब आपका जो आखिरी के 5 डेज बचेंगे ना, जो आपके आखिरी के 5 डेज रहेंगे एग्जाम के जस्ट पहले के 5 दिन, आपको ना उसमें समय नहीं मिलेगा क्या करने का, पूरे नोट्स के थ्रू गो थ्रू होने का। तब आप अपने क्या निकालना, आप अपने निकालना बुलेट पॉइंट्स या आपके नोट पॉइंट, जो भी आप कहते हो उसको। ठीक है, ये आपके बहुत हेल्प आएंगे लास्ट के 5 डेज में, क्योंकि अगर आप इसको कर लोगे इसका मतलब आपने ये कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने क्या करना है, आपको CBT 2 की प्रिपरेशन के लिए तैयारी करनी है।
क्लियर? आई होप आपको ये चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे बताई अपने एक्सपीरियंस से, हमारी टीम की एक्सपीरियंस से, वो आपको हेल्प करेगी CBT2 एग्जामिनेशन में। ठीक, चलिए, तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर CBT2 एग्जाम्स।